नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम मंच हमारा साथियों सदा समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो न केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी विद्यालय इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का, आप हमारे चैनल फिलर फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा फिलर फोरम ऐप का और फिलर फोरम वेबसाइट का, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा काम यदि आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो हमारा साथियों आज क्या बोलते हैं मॉडर्न इंडिया चल रहा है। मॉडर्न इंडिया हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सिलेबस ही हमारा ख़त्म हो गया, सही बताऊँ तो मैं आप लोगों को, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए हैं सिलेबस के अनदर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वन बाय वन करके। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक साथी वो है आधुनिक शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं आपका आधुनिक शिक्षा का विकास, मॉडर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, यू कैन से दैट डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन। तो इससे मॉडर्न एजुकेशन, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने आपको एंशिएंट इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम क्या था उसके बारे में पढ़ाया था। ठीक है ना, तक्षशिला विद्यालय, विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी है, जगदला, विक्रमशिला, मिथिला, ये सब हमने आप पढ़ाया था। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर, कि मॉडर्न इंडिया के अंदर जो था ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट कैसे किया एजुकेशन सिस्टम को। आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे डेवलप होकर के आया आज यहाँ तक, तो उसके बारे में हम उसका स्टेप बाय स्टेप, वो उसके चरण क्या क्या रहे, क्या क्या समस्याएं आई थी, और किस किस आयोग के माध्यम से इम्प्लीमेंटेशन किया गया अलग अलग कानूनों को, तो उसके ऊपर आज हम वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देख सकते क्या हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबको पता है 1600 के अंदर आई थी, और 1757 में प्लासी का वार होता है, बैटल ऑफ प्लासी होती है वहाँ पर बंगाल के अंदर। तो वहाँ से अंग्रेज जो अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू करते हैं। 1764 का जो बक्सर का वार होता है उसके अंदर पकड़ मजबूत हो जाती है ब्रिटिशर्स की भारतीय क्षेत्रों के ऊपर। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ चुके हो, हिस्ट्री स्टूडेंट सबको पता होगा। तो उस समय तक क्या रही साथी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी बनकर रही थी, उसको सामाजिक सरोकारों से कोई लेन देन नहीं था। उसने डिस्टर्बेंस नहीं किया था उतना, वो खाली एक टैक्स कलेक्शन करके माध्यम से पैसा कमाने वाली कंपनी रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे समय बढ़ता गया, उनको महसूस होने लगा कि यहाँ पर शासन करने के लिए, ये लोगों को शासन करने के लिए हमें एक इंटरमीडिएट सिस्टम की ज़रूरत है। प्रशासन चलाने के लिए यहाँ के लोगों को भाषा आता क्या, क्यों ब्रिटिश तो इंग्लैंड से है तो उनकी भाषा इंग्लिश थी, और यहाँ के लोगों की भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। तो उनको प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए, उनको प्रशासन करने के लिए उनको एक एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने अपने अनुसार सिस्टम को डेवलप किया। तो देखते हैं क्या क्या डेवलप किया। सबसे पहले शुरुआत होती है साथियों 1781 में कलकत्ता मदरसा स्थापित किया था वॉरेन हेस्टिंग्स के ने। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में 1781 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स जो उस समय का गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसने क्या बोलते हैं आपका कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। ये मुस्लिम धर्म कानून की व्याख्या करने के लिए बनाया गया था मेन। क्यों? क्योंकि साथियों क्या था उस समय भी था, और कुछ हद तक आज भी चल रहा है क्या, कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो भाषा थी वो फारसी थी। सबने पढ़ा आपने कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो भाषा थी वो क्या थी, फारसी। तो पत्रों का आदान प्रदान करने के लिए, रियासतों के साथ में लेटर्स का आदान प्रदान करने के लिए, रियासतों को रजवाड़ों को लेटर लिखने के लिए उनकी भाषा हमें समझ में आ जाए, ब्रिटिशर्स ने सोचा, और ब्रिटिशर्स की भाषा उन लोकल रजवाड़ों को समझ में आ जाए, तो इसलिए बिचौलियों की जरूरत पड़ी थी। तो इसलिए उन्होंने ये डेवलप किया एजुकेशन सिस्टम। तो कलकत्ता मदरसा के अंदर मुस्लिम धर्म कानून की शिक्षा दी जाती थी और इनकी व्याख्या की जाती थी। जब जुडिशल सिस्टम डेवलप हुआ तो भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एक तरफ हिंदू पंडित जो हिंदू धर्म का जानकार था, और एक तरफ मुस्लिम मामलों के अंदर मुस्लिम काजी, मुस्लिम धर्मगुरु, दोनों की ही सलाह ली जाती थी क्या बोलते हैं जुडिशरी सिस्टम के अंदर, कि भाई क्यों, क्योंकि धर्म की व्याख्या सारे धर्मगुरु ही बता सकते हैं। हमारे यहाँ का सिस्टम जो है अलग चल रहा था, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वगैरह तो था नहीं, तो वो इसलिए ब्रिटिशर्स उनका सपोर्ट करते थे, क्योंकि मुसलमानों का जो मुकदमा होता था तो मुस्लिम उलेमा काजियों से सलाह ली जाती थी,
उलेमा वर्ग से, और हिंदुओं का मामला जो मसला जो होता था वो वहाँ पे पंडितों की सलाह ली जाती थी कि भाई आपका न्यायशास्त्र क्या कहता है अपराध के बारे में। तो तब ये सिस्टम चलता था। इसी प्रकार से एजुकेशन सिस्टम में ये लेकर के आए। तो मुस्लिम धर्म के और कानून की व्याख्या की जाती थी कलकत्ता मदरसा के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे आता है 1791 के अंदर बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला गया साथियों। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। ये किया था 1791 में जोनाथन डंकन ने। नेट 10 साल के बाद में, ठीक है, संस्कृत कॉलेज बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी जोनाथन डंकन के माध्यम से। जोनाथन डंकन जो थे ना, ये इन्होंने की थी। और इसमें क्या था कि हिंदू धर्म शास्त्रों की व्याख्या की जाती थी, और यहाँ पर हिंदू विधि और हिंदू दर्शन, हिंदू विधि मतलब हिंदू कानून, हिंदू विधि मतलब हिंदुओं को क्या क्या कानून है, और दर्शन फिलोसफी की डिटेल यहाँ पे पढ़ाया जाता है इन चीज़ों के बारे में इस स्कूल के अंदर। कौन से स्कूल में? बनारस संस्कृत कॉलेज के अंदर ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो एक तो ये था, और दूसरा तो जरा आपसे आज का सवाल क्या कि बताइए हिंदुओं का विधि दर्शन नियम कानून को लेकर के प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? हिंदुओं का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा जिसमें विधि कानूनों की व्याख्या की गई हो समाज के लिए, लोगों के बारे में? जरा देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ये हो गया हिंदू विधि दर्शन का था, ठीक है। 1800 के अंदर क्या हुआ साथियों? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ये हालांकि ये फोर्ट विलियम कॉलेज इसलिए खोला गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स के लोगों को यहाँ पर जो आते थे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, तो उनको यहाँ पर पढ़ाया जाता था इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन संभालना होता था उन्होंने, तो यहाँ पर थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग देने के तौर पर खोला गया था। लेकिन बाद में 1802 के अंदर बंद कर दिया गया था, डायरेक्टर्स की अपील के ऊपर 1802 के अंदर इसको बंद कर दिया था। आगे बाद में फिर इसमें इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कुछ किए थे, ये हो गया। अब शुरुआत होती है मेन क्या कि 1813 का चार्टर एक्ट। एक मिनट, क्या हुआ था? 1813 का चार्टर एक्ट बनाया गया यहाँ पे। सबको पता होगा, हिस्ट्री स्टूडेंट हो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसकी क्या क्या रिकमेंडेशंस थी? रिकमेंडेशंस तो बहुत सारी थी, लेकिन हम एजुकेशन सिस्टम चल रहा है हमारा, ठीक है, तो उस एजुकेशन सिस्टम तक सीमित रहेंगे हम कि शिक्षा को लेकर उन्होंने क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किया था, क्या रिकमेंडेशंस दी थी उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया था 1813 के चार्टर एक्ट में? स्थानीय विद्वता को प्रोत्साहन दिया था। स्थानीय विद्वान मतलब लोकल जो था स्कॉलर्स, उनको प्रोत्साहन देना चाहा था। क्यों? क्योंकि उन्हीं के माध्यम से जनता की आवाज़ वो सुन सकते थे, और अपनी आवाज़ उन बिचौलियों के माध्यम से पब्लिक तक सर्वे कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने लोकल लैंग्वेज को और लोकल स्कॉलर्स को प्रायोरिटी देना शुरू किया, और आधुनिक ज्ञान विज्ञान के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा थोड़ा थोड़ा। आधुनिक ज्ञान विज्ञान जो कि यूरोप के अंदर साथियों आपको पता होगा क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति हो रखी थी, ठीक है, वहाँ से सिस्टम निकल करके आया सारा फिर, ठीक है। वैसा ही सिस्टम अंग्रेजों ने यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहा, तो आधुनिक मॉडर्न ज्ञान और विज्ञान का बढ़ावा दिया, और सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया कि 1813 के अंदर प्रावधान रखा गया कि हम इस एजुकेशन के ऊपर सालाना 1 लाख रुपए हम खर्चा करेंगे। कितना? 1 लाख रुपए। हालांकि ये 1823 तक इसके खर्चे के ऊपर विवाद हो गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उसके अंदर विवाद हो गया था कि ये इतना बड़ा अमाउंट, क्योंकि 1 लाख रुपये साथियों 1813 के अंदर बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता था। इतना अमाउंट अगर हम यहाँ खर्च करते हैं तो बदले में हमें क्या मिलेगा? ब्रिटिश ने कौन सा यहाँ रहना था, उन्होंने तो खाली पैसा कमाना होता था, बस खाली यहाँ से निचोड़ना। लालची लोग थे ना, तो उन्होंने क्या हमें बदले में हमें क्या मिलेगा? तो इस चीज़ को लेकर दोनों इनमें मतभेद हो गए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो ये 1823 तक 20 साल, इसके लागू होने के 20 साल तक इसको ग्रांट जारी नहीं की थी। 1 लाख रुपए कहा था लेकिन किया नहीं। 1823 तक तो पैसा ही कोई जारी नहीं किया। 1823 के बाद में जा करके इस पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्या बोलते हैं खर्च किया जाने लगा, और इसके बाद फिर 1833 के अंदर हालांकि यह बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया था, लेकिन नामचारे का 10 लाख था, किया नहीं था। आगे होता है फिर हमारा 1817 के अंदर कलकत्ता हिंदू कॉलेज। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और भी लोग थे, ठीक है, उन्होंने मिल करके कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में 1817 के अंदर राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से। और राजा राम मोहन राय ने इसको बहुत डोनेशन भी दी थी, काफ़ी पैसा भी दिया था
इस कार्य के लिए, और लोगों से भी उन्होंने चंदा उगाया था और लोगों ने भी सहयोग किया था इसके अंदर, तब जा करके ये कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1817 में। ठीक है, इसी के साथ में फिर अब आगे कलकत्ता में, बनारस में, आगरा में संस्कृत कॉलेज खोले गए। आगे चल करके कलकत्ता में, बनारस में और आगरा के अंदर संस्कृत कॉलेज खोले गए इसी तर्ज के ऊपर। आगे क्या हुआ, आंग्ल प्राच्य विवाद। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अब क्या हुआ कि भाषा का क्या बोलते हैं कि मीडियम कौन सा रखा जाए, लैंग्वेज का मीडियम, एजुकेशन का मीडियम कौन सा रखा जाए, इस चीज़ को लेकर के दो मत बने, राष्ट्रवादियों में भी, इंडिया के लोगों में भी और ब्रिटिश के लोगों के बीच में भी। क्या, एक दल था वो ब्रिटेन का की तरफ के जो लोग, जो प्रोग्रेसिव लोग थे, आधुनिक लोग थे, वो चाहते थे कि एजुकेशन का मीडियम इंग्लिश बने, आधुनिक शिक्षा दी जाए। एक दल ये चाहता था। दूसरा दल क्या चाहता था कि पुरातन शिक्षा पद्धति, जो रूढ़िवादी लोग थे, जो पुरानी सिस्टम से जुड़े हुए लोग थे, पुरातनपंथी लोग थे, वो क्या चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम हिंदी ही रहने दिया जाए और इनको पुरानी पद्धति से ही शिक्षित किया जाए भारतीयों को, जैसे कि हमारे गुरुकुल होते थे, उसी पद्धति, वही पद्धति चलनी चाहिए। तो दो विचार निकल कर गया, दो धड़ों में बट गया सिस्टम। आंग्ल मतलब इंग्लिश को मानने वाले लोग, और प्राच्य मतलब प्राचीन एजुकेशन सिस्टम को मानने वाले लोग। तो यहाँ से दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न शुरू हो गया। और फिर 1835 के अंदर मैकाले मिनट आया। 1835 में मैकाले मिनट, मैकाले एक जो थे क्या बोलते हैं विद्वान और हिस्टोरियन स्कॉलर थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने लेटर्स में लिखा ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1835 के अंदर, क्या कि इंडियन की जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो रद्दी है, बेकार है, बजाय यूरोप की तुलना में। अगर यूरोपियन और ब्रिटिश से कंपेयर किया जाए एजुकेशन सिस्टम के मामले में इंडियंस को, तो वो किसी काम का नहीं है, बेकार है वो। ये लिखा किसने, मैकाले ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और उसने लिखा कि हमें एक ऐसा डेवलपमेंट करना है सिस्टम, हमने एक ऐसा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट करता है जिसके से अंदर से पढ़े हुए लोग रंग रूप वेशभूषा से तो भारतीय हों, लेकिन विचारों से अंग्रेज भक्त हों, विचारों से अंग्रेज भक्त हो, और उनको उनका ओरिजिनल इतिहास नहीं बताना, उनको डिस्टॉर्ट करके बताना उनका इतिहास। और उनको वहाँ से ये प्लानिंग शुरू हुई इंडियन एजुकेशन को। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं साथ ही। कुछ लोग ये मानते हैं कि अच्छा था, कोई उसी से राजाराम मोहन राय जैसे विद्वान पढ़े लिखे आए। ठीक है, कुछ लोगों को ये मानना है कि ये गलत था। क्यों? क्योंकि हमारी गुरुकुल परंपरा को इन्होंने खत्म कर दिया, हमारे कल्चर को, हमारे आर्ट को, हमारे सिस्टम को इन्होंने तहस नहस कर दिया। इंग्लिश मीडियम ले आए, एज ए लैंग्वेज पढ़ाना ठीक है, एक एज ए सब्जेक्ट या एज ए लैंग्वेज के तौर पर आप एक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो इंग्लिश का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सभी के अंदर एज ए मीडियम पढ़ाओगे ना, तो उससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है। क्यों? हम हिंदी भाषी लोग हैं साथियों, उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी प्रदेश हमारा। लेकिन आप उसको 24 घंटे हमारा बच्चा हिंदी बोलता है, ठीक, और उसको पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश मीडियम के माध्यम से, तो कॉन्ट्राडिक्टी शुरू हो जाती है वहाँ पर, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, क्यों? वो समझ नहीं पाता उन चीज़ों को इतना जल्दी से। जैसे ब्रिटेन के लोग, वो इंग्लिश बोलते हैं, घर में भी इंग्लिश है, स्कूल में भी इंग्लिश, कॉलेज में भी इंग्लिश, बात चलता ही इंग्लिश है, उनकी मदर टंग इंग्लिश है, तो ग्रोथ कर जाते हैं उसमें, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है उसमें, क्योंकि उनकी लैंग्वेज सिंपल वही है। बचपन से जो सुनते यार, घरों में पले, जिस माहौल में पले बड़े होते हैं, वही चलता है उनका आगे। हमारे यहाँ के बच्चे पिछड़ जाते हैं, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, दूर देहात के क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, वो कम्पीट नहीं कर पाते शहरों के बच्चों के मुकाबले, क्योंकि शहरों के बच्चे के मुकाबले उनको ज़्यादा सोर्सेज मिलते हैं, ज़्यादा संसाधन मिलते हैं, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है। हमारे इससे क्या हुआ कि दोनों के बीच में दूरियाँ पैदा हो गई, पढ़े लिखों के बीच में और साधारण पर लोगों के बीच में डिस्टेंस बैरियर्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये मैकाले मिनट की देन थी ना 1835 के अंदर। आगे 1843 से 1853 के बीच में थॉमसन जो हुए थे, इन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। क्या कि प्राइमरी स्कूल को जो छोटे उन्होंने खोले थे, प्राइमरी स्कूल खोले थे इंग्लिश मीडियम के, उनको बंद किया जाए और उनके लिए मदर टंग में स्कूल शुरू किए जाएँ, मातृभाषा के अंदर एजुकेशन देने का प्रावधान शुरू किया जाए। ये किया था थॉमसन ने, जो कि 1843 से 1853 के बीच में रहे थे। अब आगे आता है हमारा 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आज का चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज का चैप्टर जिसने ढंग से पढ़ लिया ना, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके क्या बोलते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, उलट पलट के आगे पीछे से तो जोड़ तोड़ करके यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो आप कर दोगे क्रैक आसानी के साथ में।
तो 1854 के अंदर चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया। चार्ल्स वुड जो एक एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है, और इनका जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इन्होंने इनकी कुछ रिकमेंडेशन थी, कुछ प्रावधान थे, कुछ प्रस्ताव थे। क्या क्या थे इनकी? क्या रिकमेंडेशन थी कि जनसाधारण की शिक्षा का जो है वह खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। जनसाधारण की शिक्षा का जो है पब्लिक एजुकेशन का जो खर्चा होगा वो सरकार को उठाना चाहिए। ऑब्वियसली बात, जब सरकार टैक्स ले रही तो सरकार का जिम्मेदारी बनती है ये कि एजुकेशन दे, हेल्थ फैसिलिटी दे, और आपका पीने का पानी, खाद्यान्नों को सुनिश्चित करें। इन चीज़ों को लेकर ये जो क्या बोलते हैं आपकी बेसिक नीड्स हैं, इनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी, सरकार इनडायरेक्टली हमसे टैक्स ले लेती है। अगर ये मार्कर भी हम खरीद के लाते हैं ना साथियों, इसके ऊपर भी जीएसटी से पहले इंडिया के अंदर मोर देन 50 प्रकार के टैक्स लगे होते थे। अब तो जीएसटी आकर इन्होंने एक ही टैक्स कर दिया, जीएसटी। इससे पहले 50 तरह के टैक्स थे, लेकिन अभी भी टैक्स इनडायरेक्ट रूप से सरकार पहले ले लेती है हमसे। ये जो मार्क है ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन मार्केट में आपको 25, 20 से 30 रुपये का मिलता है, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाता है। तब एक उपभोक्ता, एक खरीदार, एक आम आदमी जो खरीदने जाता है, उस तक पहुँचते पहुँचते इसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। तो जनसाधारण की शिक्षा का जो है खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। और इसने रिकमेंडेशन दी कि ग्रामीण शिक्षा के ऊपर जो है जोर देना चाहिए। अगर सरकार करना ही चाह रही है ना शिक्षा विकास, तो ग्रामीण शिक्षा में कभी ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गांव ज़्यादा है, शहर कम थे हमारे यहाँ पे। तो गाँव से ही तो निकल कर लोग शहर में बसे, तो देश तुम्हारा गाँव है, ये था। और माध्यम, इंग्लिश जो लैंग्वेज क्या बोलते हैं आपका एजुकेशन का माध्यम था, उसको देशी भाषा, प्राइमरी क्लास, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल तक जो है भाषा का जो माध्यम है ना, एजुकेशन का जो माध्यम है वो देसी भाषा होनी चाहिए, वहाँ की लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, वहाँ की मदर टंग होनी चाहिए, मातृभाषा में दी जानी चाहिए। जैसे कि उत्तर भारत में जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं, वहाँ पे हिंदी भाषा के अंदर, दक्षिण भारत में उनकी भाषा में, गुजरात में गुजराती, छोटे लेवल पर, स्कूल लेवल की बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु में तमिल, केरला में कन्नड़, कर्नाटका में कन्नड़, और जो उनकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोली जाती है वो। तो उड़ीसा के अंदर उड़िया, तो इस महाराष्ट्र में मराठी है। तो ये क्या है कि मदर टंग में जब एजुकेशन दी जाती है प्राइमरी और मिडिल लेवल तक, तो बच्चे का ग्रोथ होता है, नॉलेज बढ़ती है उसकी। आगे जब वो थोड़ा सा मेच्योर रहता है तो वो इंग्लिश मीडियम को खुद सीखने लग जाता है। लेकिन जब प्राइमरी मिडिल क्या बोलते हैं आपका प्री प्राइमरी से इंग्लिश में सिखाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। कि 24 घंटे तो हिंदी बोलता है बेचारा, या अपनी मदर टंग में बात करता है। 2, 4, 5 घंटे में दिन में जो उनको पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, वो उसको समझ में नहीं आता। वो उसके लिए फिर उसके लिए ट्यूशन लगाओ, ये करो वो करो। ये तो सिस्टम क्या होगा, ये बहुत महंगा पड़ जाता है, एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगी हो जाती है। छोटे स्तर पर देसी भाषाओं में और बड़े लेवल पे अंग्रेजी मीडियम कर देना चाहिए, इनको ये रिकमेंडेशन थी। और स्त्री शिक्षा, महिलाओं को एजुकेशन देना चाहिए, इसके बारे में सरकारों को सोचना चाहिए। ये रिकमेंडेशन थी किसकी? चार्ल्स वुड की, वुड डिस्पैच की। और निजी क्षेत्रों की भागीदारी करनी चाहिए, कि निजी क्षेत्रों के जैसे प्राइवेट स्कूल हैं आज के हमारे, इसी प्रकार से उसने भी रिकमेंडेशन थी कि लोगों, जो बड़े लोग उनको भी उनकी भागीदारी में लानी चाहिए, ना कि सरकार को अपने साथ नहीं चलना चाहिए। सरकार, निजी क्षेत्रों की भागीदारी होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर। और जो एजुकेशन दी जाए स्कूल कॉलेजों के अंदर वो धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, सेक्युलर एजुकेशन होनी चाहिए। किसी एक धर्म को लेकर के, एक धर्म विशेष को लेकर के वो नहीं करना चाहिए कि एक धर्म के बारे में पढ़ाया जाए। क्रिश्चियन है तो अगर ब्रिटिशर हैं तो क्रिश्चियन थे तो क्रिश्चियनिटी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। ना ही हिंदू के लोग हैं, इंडिया के लोग हिंदू, तो हिंदू धर्म के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया का समाज जो है मल्टी कल्चरल, मल्टी डाइवर्सिटी है। वर्ल्ड के सबसे बड़े सारे ही, छोटे से बड़े सारे ही धर्म इंडिया के अंदर है। वर्ल्ड का ऐसा कोई देश नहीं है जिसके अंदर सारे धर्म पाए जाते हो। वर्ल्ड का एक वन एंड ओनली एकमात्र देश है इंडिया, जहाँ पर वर्ल्ड के सारे धर्म पाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन, सब प्रकार के धर्म, छोटे बड़े सभी प्रकार के धर्म इंडिया के अंदर के लोग इंडिया के अंदर आपको मिल जाएंगे। और 1857 के अंदर फिर क्या हुआ, क्रांति भी हुई थी। क्रांति अलग है, 1857 की क्रांति भी अलग है, लेकिन 1857 के साथ साथ कुछ और भी हुआ था। क्या हुआ था कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के अंदर यूनिवर्सिटियाँ खोली गई, विश्वविद्यालय खोले गए। कहाँ पर? कलकत्ता में सबसे पहले, क्योंकि राजधानी कलकत्ता थी ब्रिटिशर्स की,
तो फिर उसके बाद मुंबई और उसके बाद फिर मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये 3 जो प्रेसिडेंसियाँ थी बड़ी, यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ खोली गई, कॉलेजेस खोले गए। ठीक है, आगे और शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, एजुकेशन डिपार्टमेंट। और साथ साथ में 1849 में बेथुन स्कूल खोला गया कलकत्ता के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। बेथुन स्कूल से क्वेश्चन कई बार आता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, ना केवल आपके एंटी नेट के एग्जाम में, बल्कि आप किसी प्रकार का कोई भी एजुकेशन क्या बोलते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो उनके अंदर ये पूरा एजुकेशन सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन हर बार बनने की संभावना रहती है यहाँ से, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट को आप अच्छे समझ लीजिए। आगे क्या हुआ, बेथुन स्कूल कलकत्ता। ठीक है, अब आता है हमारा 1882 का हंटर आयोग। 1882 के अंदर हंटर आयोग होता है। 1882 के अंदर हमारा हंटर आयोग आता है। W हंटर जो है उसके अध्यक्ष होते हैं और वो रिकमेंडेशन देखते हैं कुछ अपनी। और ये केवल इसको एक दूसरा नाम भी जिससे जाना जाता है, जिसका नाम है प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा आयोग। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा आयोग क्यों? क्योंकि इस आयोग ने केवल और केवल प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन और माध्यमिक शिक्षा, मिडिल एजुकेशन पे ही काम किया था। हायर एजुकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं था, यूनिवर्सिटी कॉलेज से इसका कोई लेना देना नहीं था। ये किसने खाली प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन के ऊपर लेकर के काम किया था। ठीक है, और ये चला था आगे तक। क्या क्या रिकमेंडेशन दी इसने स्थानीय भाषा को कहा, क्या कहा कि शिक्षा जो है लोकल लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। स्थानीय भाषा में, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है जिस भी प्रदेश में दे रहे हैं हम, वहाँ की स्थानीय भाषा में के अंदर एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि बच्चे जल्दी उसको अडेप्ट कर सके उस एजुकेशन सिस्टम को। और फिर आगे 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी खुली। इसी आधार पर पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुली। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसी आधार पर खुली थी। एक रिकमेंडेशन दी थी हंटर आयोग ने। W हंटर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या हुआ, 1904 के अंदर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया। 1904 में क्या बनाया गया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कह सकते हैं आप एक प्रकार से इसको, एक्ट बनाया गया। ठीक है, 1904 के अंदर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया। ठीक है, तो ये इस तरफ का पोर्शन साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक का कोई चीज़ समझ में ना आई हो आप लोगों को तो आप हमसे पूछ सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं, दूसरा पोर्शन कवर करेंगे। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये कुछ नीचे का आपको शायद मैटर नहीं दिखाई दे रहा हो, कोई बात नहीं, मैं इसकी डिटेल हर बार टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। टेलीग्राम पे आप देख लीजिए और साथ साथ अपने नोट्स जरूर बनाइए साथियों, नोट्स जरूर बनाइए इस खास तौर से इस चैप्टर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जो मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर दीजिए, साथ साथ जो लिखा होगा वो नोट कर लीजिए, और बाद में मैं इसके डिटेल टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगा, वहाँ से देख लेना आप। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम जरा इस तरफ देख लेते हैं आगे क्या होता है साथियों। 1902 के अंदर एक आयोग, टॉमस रैले, एक आयोग गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं टॉमस रैले, या थॉमस रैले बोल देते, कहीं कहीं आपको थॉमस रैले मिलेगा, कहीं टॉमस रैले मिलेगा, एक ही चीज़ है। 1902 के अंदर टॉमस रैले का गठन किया गया था। ठीक है, इसकी जो रिकमेंडेशंस थी, क्या रिकमेंडेशन दी थी इसने कहा था कि विश्वविद्यालयों को शोध व अध्ययन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च और स्टडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बड़े लेवल पे हायर एजुकेशन से संबंधित था इसकी रिकमेंडेशन। और फेलोज को बढ़ाना चाहिए, मतलब फेलो लोगों को बढ़ाना चाहिए, वहाँ पर लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। फेलोज जो होते हैं ना, टीचर्स वगैरह के जो है होते हैं, उन जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़े लोग होते हैं, उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, उनकी अवधि कम करनी चाहिए। अवधि कम करनी चाहिए मतलब उनका टाइम पीरियड कम करना चाहिए। टाइम पीरियड कम हो लेकिन उनकी पब्लिक क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा हो। ज़्यादा लोग होंगे तो वैसी बात, वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को कवर कर पाएंगे। तो ये इसकी कुछ रिकमेंडेशन थी। फेलोज बढ़ाने चाहिए, संख्या बढ़ानी चाहिए, और उनकी अवधि कम करनी चाहिए, टाइम पीरियड कम करना चाहिए। और हाँ, इसके फिर आगे क्या होता है साथियों, 1906 के अंदर, 1906 के अंदर बड़ौदा रियासत, वडोदरा जिसको आधुनिक वडोदरा है, जो गुजरात में है, वहाँ की रियासत ने, वहाँ के राजा ने क्या किया, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर दी, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन लागू कर दी बड़ौदा की रियासत ने। वहाँ का जो राजा तो पढ़ा लिखा समझदार था, सब
अनाड़ी राजा नहीं हुए हैं, कुछ पढ़े लिखे समझदार राजा भी हुए जिन्होंने हर फील्ड में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम किए हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा लागू कर दिया कि कंपलसरी है प्राइमरी तक के सभी बच्चों को, बड़ौदा राज्य के जितने भी गांव और शहर आते हैं उसके अंदर सभी प्राइमरी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी प्राइमरी स्कूल कर दिए गए कि स्कूल खोले गए, उनको प्राइमरी शिक्षा देना कंपलसरी कर दी गई, फ्री वो भी। और इसी बात का साथ राष्ट्रवादियों ने बहुत समर्थन किया था इस बात का, और इस बात को राष्ट्रवादियों ने सरकारों के समक्ष भी उठाया था, सरकारों के समक्ष उठाया था, ब्रिटिश सरकार के सामने उठाया था कि सरकारों को भी ऐसा करना चाहिए। गोखले ने इसका पार्लियामेंट के अंदर वो क्या बोलते हैं वो उठाया था मुद्दा, ये मुद्दा गोपाल कृष्ण गोखले ने पार्लियामेंट के अंदर उठाया था, इस पुरजोर समर्थन किया था इस मुद्दे का। गोपाल कृष्ण गोखले अगर देखा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। ठीक है, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। 1913 के अंदर शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव आता है साथियों। 1913 में क्या आता है, एजुकेशन प्लानिंग पे, नीति पे सरकारी प्रस्ताव आता है। और आगे 1917 में आता है सैडलर आयोग, एक कमीशन गठन किया जाता है 1917 के अंदर। ठीक है, जिसका कि अध्यक्ष होते हैं सर सैडलर करके अध्यक्ष होते हैं इसके। ठीक, और 17 से 19 के बीच में इसका प्लान चलता है, सैडलर आयोग का गठन किया जाता है। इसकी कुछ रिकमेंडेशन होती हैं, इसके कुछ प्रावधान होते हैं। तो ये प्रावधान क्या देता है कि 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा की जाए, 12 वर्ष तक स्कूलों को स्टूडेंट्स को स्कूलों में शिक्षा दी जाए। जैसे कि आज हमारा है ना +2 तक का स्कूल होते हैं, +10 +2 तक के स्कूलों में एजुकेशन दी जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर 10th तक स्कूली शिक्षा दी जाती है और +1 और +2 को जूनियर कॉलेज बोला जाता है, जैसे कि यूपी के अंदर खास तौर से। और भी प्रांत है जहाँ पर, क्यों, क्योंकि इससे पहले जो सिस्टम तो था ना वो 11वीं 12वीं +1 और +2 11th 12th जो क्लास होती थी वो कॉलेज के साथ अटैच थी, कॉलेजों में एजुकेशन दी जाती थी। तो बाद में फिर इसमें अलग अलग समय पर बदलाव किए गए। क्या बदलाव किया गया, इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी कि +2 तक की शिक्षा जो है स्कूल में देनी चाहिए, स्कूली शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और सरल नियम बनाने चाहिए। कॉलेजों के अंदर जो नियम है, कॉलेज में जो नियम है इतने कड़े नहीं होने चाहिए, कोई एडमिशन ना ले सके, नियम सरल होने चाहिए। और महिला के शिक्षाओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि ब्रिटिश देती नहीं थी इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ से ब्रिटिश लोग क्या सोचते थे कि यहाँ पर खर्चा करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये तो बिजनेसमैन लोग थे, इनको तो पैसा जहाँ से पैसा चाहिए वहाँ पर खर्च करेंगे। एजुकेशन महिला को शिक्षा देने से इनको क्या फ़ायदा होना था, तो क्यों करेंगे। तो इसने कहा था कि इस पर सैडलर आयोग ने कि महिलाओं की शिक्षा के ऊपर भी इनको ध्यान देना चाहिए। आगे 1929 में हार्टोग समिति का गठन किया गया, जिसकी रिकमेंडेशंस थी क्या कि प्राथमिक शिक्षा के ऊपर बल दिया जाए, प्राइमरी शिक्षा पे, प्राइमरी एजुकेशन पे, और यूनिवर्सिटी के प्रवेश के नियम सख्त बनाए जाएँ। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम, यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होने के जो नियम है वो सख्त होने चाहिए, ताकि जो समर्पित लोग हैं, जो हायर एजुकेशन में वाकई में जाना चाहते हैं, केवल वही पहुंचे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में वही पहुंचे। ठीक है, 1934 के अंदर स्प्रू समिति का गठन किया जाता है। 1937 के अंदर एबार्ट वुड रिपोर्ट आती है साथियों, 1937 में एबार्ट वुड रिपोर्ट आती है। और 1937 के ही अंदर आता है वर्धा शिक्षा योजना, 1937 की वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना क्या होता है 1937 में साथियों, कांग्रेस एक कमेटी गठन करती है, कांग्रेस का एक प्लान होता है, कमेटी गठन किया जाता है, वो एक आयोजन होता है वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में गुजरात में है, वर्धा महाराष्ट्र में होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक, तो वहाँ पर गठन किया जाता है, कमेटी का आयोजन किया जाता है, वहाँ पर जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में गठन किया जाता है, क्या बोलते हैं आपकी वर्धा शिक्षा योजना, एक आयोजन का, उसको वर्धा शिक्षा योजना कहते हैं। उसकी कुछ अपनी रिकमेंडेशंस होती हैं, कुछ वो रिकमेंडेशंस देते हैं। ठीक है, आगे आता है हमारा सार्जेंट योजना, 1944 में सार्जेंट योजना। इसकी रिकमेंडेशन क्या होती है कि 3 से 6 साल के बच्चे को प्री प्राइमरी कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। प्री प्राइमरी, जो आज की प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है, वो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी कंपलसरी होनी चाहिए, इसकी ये रिकमेंडेशन थी। और 6 से 11 साल के बच्चे को फ्री और अनिवार्य शिक्षा, एजुकेशन फ्री में दी जानी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए 6 से 11 साल तक के बच्चे को, यानी कि एक प्रकार से मिडिल स्कूल कह सकते हैं आप, वो फ्री होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए सबके लिए। और 11 से लेकर 17 साल तक के बच्चों का, चुनिंदा बच्चों को उच्च शिक्षा में एजुकेशन देनी चाहिए। 11 से 17 साल के बाद में चुनिंदा बच्चों को
हाई स्कूल के अंदर 11-17 साल का जो बच्चा होता है ना, उसको हाई स्कूल के में एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन चुनिंदा लोगों को देनी चाहिए। आप क्या बोलते हैं 8th क्लास के बाद, आज ही मिडिल क्लास के बाद, ठीक है। और इसकी और क्या थी, चुनिंदा को देना चाहिए उच्च शिक्षा के अंदर। और इसका क्या मानना था, तो यहाँ पे क्या बोलते सार्जेंट योजना में जो था ना, ये इसकी जो रिकमेंडेशन थी, इसका क्या मानना था कि मिडिल क्लास तक तो बच्चों को सबको सामान्य शिक्षा दी जाए। मिडिल क्लास तक तो जो है, 1 मिनट साथ, 1 मिनट, बंद कर बंद कर बंद कर, इसको बंद कर, आवाज कम कर इसकी यहाँ पे। डिस्टर्ब कर देते हैं लोग, खैर कोई नहीं। आगे क्या हुआ, कहां थे हम यार, अच्छा हाँ यहाँ पे थे। एक हर चीज का एक फ्लो बनता है ना, वो फ्लो जब बीच में टूट जाता है ना, तो जुड़ने में समय लगता है साथियों। खैर, तो क्या हुआ आगे, इसकी रिकमेंडेशन और क्या थी कि एजुकेशन, हायर शिक्षा, मिडिल क्लास तक तो सबको सामान्य शिक्षा दी जाए सभी को, और मिडिल क्लास के बाद जो है कुछ जो आगे पढ़ना चाहे उनको आगे पढ़ाया जाए, और जो ना पढ़ना चाहे उनको साथियों वो कार्य की शिक्षा दी जाए, रोजगार परक शिक्षा दी जाए, ताकि वो उनके जीवन में काम आ सके। बात बिल्कुल सही है। क्या फ़ायदा, सिंपल 10+2 और ग्रेजुएशन BA MA कर लेते हैं लोग, रोजगार मिलता, नौकरियां मिलती नहीं उनको। रोजगार परक शिक्षा थोड़ी ना हमारी, ये तो भीड़ को खाली शिक्षा के नाम पे पढ़ाया जा रहा है, बस डिग्री सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। यही कारण है साथियों कि पढ़े लिखों की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वो रोजगार परक नहीं है, रोजगार पैदा नहीं करती। वो जो मार्केट में जिन लोगों की डिमांड है वैसी शिक्षा नहीं है हमारी। ये तो अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने किस किस तरह पर डेवलपमेंट किया था। 1835 का लॉर्ड मैकाले मिनट पढ़ लेना, डिटेल में पता लग जाएगा आपको। और वैसा ही उसने चाहा, वैसा ही आजकल हो रहा है। भारत के लोग भारत को ही तोड़ने में तुले हुए हैं। क्यों, सिस्टम ही ऐसा है, एजुकेशन सिस्टम उन्होंने ऐसा डेवलप करके चले गए वो लोग। अब यहाँ के लोग माथा पीट रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। 150 साल हो गए, मामला सुलझ नहीं पा रहा है। तो इसने कहा था कि 8वीं तक, 8th क्लास तक तो, मिडिल क्लास तक तो सबको सामान्य शिक्षा दी जाए, और उसके बाद में रोजगार परक शिक्षा दी जाए। और एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है। अब आगे कल आई इन लोगों को, कितनी पीढ़ियाँ बीत गई यार, बताऊंगा इसके बारे में आगे। अच्छा, ये था इतने हायर एजुकेशन दी जाए। अब आता आगे 1948 का राधाकृष्णन आयोग। क्या आता है, राधाकृष्णन आयोग। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। एक तो नाम है इसका राधाकृष्णन आयोग, और दूसरा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये नाम नोट कर लीजिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं आपको। डेट कब आया, कौन सा प्लान आया, कौन सा कमीशन गठन, कौन सा आयोग आया, किसके नाम से आया, और उसका कौन उसका हेड था, और क्या उसका नाम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसकी रिकमेंडेशन क्या थी कि 3 थी, क्या, सामान्य शिक्षा, सरकारी शिक्षा और उच्च शिक्षा सबको मिलने, समान रूप से मिले। सरकारी शिक्षा मिले, समान शिक्षा मिले, सामान्य शिक्षा जनरल एजुकेशन सबको मिले, सरकारी एजुकेशन होनी चाहिए सबके लिए फ्री, और उच्च शिक्षा होनी चाहिए, हायर एजुकेशन होनी चाहिए सबके लिए। और स्नातक जो एडमिनिस्ट्रेशंस की क्या बोलते हैं में जाने के लिए, सरकारी सेवाओं में जाने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए जो स्नातक करने की कंपलसरी शर्त थी वो बंद कर दी जाए। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की जो क्वालिफिकेशन थी ना, और क्या बोलते हैं उसमें ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए ICS, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, या बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज कहा गया, जो कि आज की जगह था UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, IAS IPS जो बनते हैं, उसके बनने के लिए जो है, जो ग्रेजुएशन लेवल का जो क्वालिफिकेशन थी वो ख़त्म कर दी जाए। इसकी ये रिकमेंडेशन थी, सिफारिश थी, किसकी, राधाकृष्णन आयोग की। और इससे कहा गया क्या कि ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाएं, ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाएं, और एक कॉलेज के अंदर 1000 से ज़्यादा विद्यार्थियों का एडमिशन ना दिया जाए। एक कॉलेज में मैक्सिमम 1000 विद्यार्थी स्टूडेंट्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। बात भी सही है, मैनेज नहीं कर पाता है एक कॉलेज, 10,000 एक कॉलेज एक है,
100 टीचर नहीं है वहाँ पे, 1000 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ पे, कहाँ यार मैनेज कर पाएंगे, कहाँ सिस्टम चल पाता है। आगे इसने सिफारिश दी यूजीसी की, यूनियन ग्रांट कमीशन एक गठन किया जाए जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को मैनेज करे। राधाकृष्ण आयोग ने दिया था, क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन, सिफारिश की थी। और फिर आगे 1952 के अंदर माध्यमिक शिक्षा आयोग आया। माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर मुदालियर आयोग कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, 1952 में। अब और आगे 1953 में फिर आता है, इसी के आधार पर, राधाकृष्ण आयोग की सिफारिशों के आधार पर गठन किया जाता है 1953 के अंदर यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। आगे होता है 1956 के अंदर इसी को ही यूजीसी के प्रस्ताव को संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है, संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है, और ये फिर बन जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अधिनियम। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट बन करके आता है हमारे सामने, और यहाँ से गठन हो जाता है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके जो कि बॉडी होती है और इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी होती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मैनेज करने के लिए, जो कि आज भी चली आ रही है परिपाटी वही, ये वहीं से सिस्टम निकल करके आया था। आगे 1964 का कोठारी आयोग, डॉक्टर DS कोठारी होते हैं इसके अध्यक्ष। 1964 का कोठारी आयोग, इसके कुछ रिकमेंडेशन होती क्या कि इसे कहा गया है दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है इसको। क्या जाना जाता है इसको, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है इसको। आगे फिर और आगे हमारे आती है 1968 की NEP फर्स्ट। कोई बताएगा जरा NEP फर्स्ट क्या होता है? NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहली, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है हमारी 1968 के अंदर। इसे त्रिभाषाई फार्मूला भी कहा गया है। क्या कहा गया? त्रिभाषाई फार्मूला, 3 भाषाओं में शिक्षा देने का प्रयास किया गया। इसमें 3 भाषाएं कौन कौन सी? एक तो मदर टंग, मातृभाषा, दूसरा हिंदी, और एक इंग्लिश। कोई भी 3 लैंग्वेज चूज करने के लिए बोला गया इसमें, ठीक है, इसमें बोला गया। और यहाँ पर और क्या कहा गया कि 3 भाषाओं को लेकर जब ये आई ना तो साउथ के, दक्षिण भारत के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तुमको कहा था तुम अपनी लैंग्वेज में पढ़ाओ, किसने मना किया? लेकिन हिंदी भी पढ़ाओ साथ साथ, और एक इंग्लिश भी पढ़ा दो एज ए सब्जेक्ट, क्या बुरा है इसमें? लेकिन हिंदी को उन्होंने नहीं मानना, हाँ इंग्लिश को मान लिया। दक्षिण भारत के लोगों को पंगा हो गया शुरू वहाँ पे। और क्या थी इसकी, और रिकमेंडेशन क्या थी इसकी कि 14 वर्ष तक फ्री अनिवार्य शिक्षा दी जाए सब बच्चों को। 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। और जीडीपी इसका एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर टोटल जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल जो जीडीपी होती है पूरे देश की, उसका जो होता है 6% केवल एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाए। लेकिन खर्च किया जाए, लेकिन किया नहीं गया, आज तक नहीं किया जाता। 2020 की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई ना, उसके अंदर भी ये रिकमेंडेशन है कि 6% खर्च किया जाए। और खर्च कितना किया जाता है? मुश्किल से 1.5 से 2% खर्च किया जाता है साथियों। इसलिए एजुकेशन सिस्टम हमारा पिछड़ा हुआ है। कोई खर्च करके राजी नहीं है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो पढ़े लिखे लोग बेकार घूम रहे हैं, कोई रिसर्च करके राजी नहीं है। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो बैठे होते हैं उनको नॉलेज नहीं, जिसको नॉलेज है वो सड़कों घूम रहे बेचारे ऐसे ही, उनके पास रोजगार नहीं। दुर्भाग्य इस देश का। क्या कहा गया कि 6% इसके ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। आगे 1976 के अंदर शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। 1976 के अंदर शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। समवर्ती सूची मतलब जिसको एक ऐसी सूची जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। दोनों ही सरकारें अपने अपने हिसाब से तालमेल करके कानून बना सकती है। कॉन्करन लिस्ट में जोड़ा गया, इसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया संविधान की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की समवर्ती सूची में जोड़ दिया इसको। आगे क्या हुआ? 1986 की NEP 2 आई। 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नंबर 2 यहाँ पे आती है, ठीक है। और इसमें फिर 1992 के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2 के अंदर कुछ बदलाव और कुछ सुधार किए जाते हैं। नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय, कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव।
पमुलपति वेंकटरमन नरसिम्हा राव, पता होना चाहिए, बहुत विद्वान व्यक्ति, 13 भाषाओं के ज्ञाता थे, महापंडित थे। चाणक्य, दूसरा चाणक्य कहा जाता है, जैसे आज का चाणक्य जिसे कहा जाता है माननीय गृह मंत्री अमित शाह को, उस समय का चाणक्य कहा जाता था क्या बोलते हैं आपके प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव को। तो ये था बदलाव, सुधार किया गया। आगे क्या हुआ, 2002 के अंदर थोड़ा बदलाव किया गया, क्या कि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों की 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य मौलिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। कंपलसरी फंडामेंटल एजुकेशन राइट, कंपलसरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दिया गया इसको, एजुकेशन को। और 2010 में क्या किया गया, फ्री अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार को एक्ट बना के लागू कर दिया गया, कानून बना दिया गया, उसको लागू कर दिया गया। 2010 तक फ्री जो है 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे थे ना, ये मिडिल क्लास तक फ्री एजुकेशन सिस्टम बनाया गया, फ्री एजुकेशन सिस्टम अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का एक्ट बनाकर, अधिनियम बना करके लागू कर दिया गया। कब, 2010 में, ठीक है। इसके बाद में और क्या होता है फिर आधुनिक संदर्भ में अगर देखें तो फिर बाद में आती है अगस्त 2020 के अंदर NEP 3 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3rd, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3रे नंबर की, पहली 68 में, दूसरी 1986 में और तीसरी एजुकेशन पॉलिसी जो अभी नई आई है वो आई है अगस्त 2020 में। इसके नई एजुकेशन पॉलिसी के क्या प्रावधान थे, क्या क्या अमेंडमेंट किया गया, क्या क्या सिस्टम करना है, इन फ्यूचर में क्या क्या करना है। MPhil को बंद कर दिया गया है, PhD कोई चालू किया गया है, CUCET आ गया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या CUCET, क्या बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है वो उसके आधार पर भर्तियाँ होती हैं। ग्रेजुएशन लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के अंदर एक एंट्रेंस टेस्ट, जहाँ पर नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में एक टेस्ट के, एक एग्जाम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रख दिया, उसके माध्यम से ही UG PG में आपका सिलेक्शन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में। कुछ यूनिवर्सिटियाँ वैसे ही एडमिशन दे देती हैं परसेंटेज के आधार पर, कुछ यूनिवर्सिटियाँ टेस्ट लेती हैं, एग्जाम लेती हैं, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी इसकी रिकमेंडेशन थी, इसकी रिकमेंडेशन आपने पढ़ लेनी है। मैं इसके डिटेल जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की डिटेल टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगा, वहाँ से आप देख लेना कि इसके अध्यक्ष कौन थे, कब लागू किया गया, क्या क्या इसके प्रावधान है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। ये हमारा आज का चैप्टर जो है साथी कंप्लीट हो जाता है, आधुनिक शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ तक कोई सवाल समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, वीडियो पे पूछो, चाहे कोई चीज़ आप ना समझ में आई तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। मैं हर बार की तरह उनका आंसर देने का प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी एक अच्छे सिस्टम के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज तो मेरे नाम, मेरी चीज़ को वो कर रखा, मेरा मतलब का है ना, पंखा चलाओगे।